Hi everyone, this is प्रीति चौधरी. वेलकम टू कोजेंट आईएएस. कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत है. हम कर रहे हैं पॉलिटी की एक क्विक रिवीजन सीरीज जिसमें हम बात कर चुके हैं राज्य के बारे में कि स्टेट क्या होता है, संविधान क्या होता है, संविधान के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी. हमने बात करी थी संविधान सभा के बारे में, संविधान निर्माण के बारे में, संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं हम उनकी चर्चा कर चुके हैं. और कल के लेक्चर में हमने बात की थी प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में कल हमने चर्चा की. अब हम बात करेंगे संविधान में दिए हुए जो विभिन्न भाग हैं उन भागों के बारे में हम बात करेंगे कि संविधान के विभिन्न भागों में क्या क्या बातें की हुई हैं, क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या चर्चाएं हैं. आज उसकी बात करते हैं. तो बात करेंगे आज संघ और इसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बात करेंगे हम. देखिए, भारत के संविधान में जब हम उसके भागों की बात करते हैं तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले भाग एक की. भाग एक में क्या दिया हुआ है, उसके आर्टिकल्स में किन किन बातों की चर्चा हुई है, कौन कौन से प्रोविजंस दिए हुए हैं, कौन कौन से प्रावधान दिए हुए हैं. हम बात करेंगे राज्यों का संघ का क्या अभिप्राय है, राज्यों के परिसंघ के क्या मायने हैं, यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्या होता है. हम बात करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, उनमें प्रशासन किस तरह से चलाया जाता है. साथ ही साथ हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बारे में और दिल्ली को मिलने वाले विशेष राज्य का दर्जे के बारे में हम बात करने वाले हैं. कौन कौन से ऐसे विशेष प्रावधान हैं जो दिल्ली को विशेष बनाते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे. स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहले हम जब बात करते हैं संघ इन इसके क्षेत्र, संघ और इसके क्षेत्रों के बारे में जब हम बात करते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की जब हम बात करते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी भाग एक दिया हुआ है. भाग एक में दिया हुआ है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसके क्षेत्र की बात करता है. इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक की बात होती है. अनुच्छेद 1 से 4 तक हम संविधान के भाग एक में देखते हैं. इस संविधान में अनुच्छेद 1 से 4 दिया हुआ है. में बात है संघ और उसके संबंधित क्षेत्रों का विवरण मिलता है. अनुच्छेद 1 किस बारे में चर्चा करता है, कौन सी बात करता है, उसके बारे में बात करते हैं. संविधान के अनुच्छेद 1 में दिया है भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, मतलब हमारे देश का क्या नाम है उसके बारे में चर्चा है. हमारे देश का नाम भारत है और हमारे देश का नाम इंडिया है. ये एक परंपरागत जो नाम चला आ रहा है उसका नाम भारत, हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं. और एक जो मॉडर्न नाम इंडिया हमने इसको दिया है उसको भी एक्सेप्ट करते हैं. तो भारत के दो नाम हैं, भारत और इंडिया. भारत और इंडिया जो है राज्यों का संघ है, स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, होगा, ना कि राज्यों का परिसंघ, फेडरेशन ऑफ स्टेट होगा. इसके बारे में कहा है कि देखिए, जो भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि राज्यों का परिसंघ, फेडरेशन ऑफ स्टेट है. इसका क्या मतलब है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ का क्या मतलब है. देखिए, राज्यों के संघ का मतलब है भारत में कई सारे राज्य हैं जो मिलकर एक संघ बनाते हैं, मिलकर एक संघ बनाते हैं. तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मायने कि भारत में कई राज्य हैं जो मिलकर एक संघ बनाते हैं. और ये जो संघ इन्होंने बनाया है वो संघ आपसी समझौते का कोई परिणाम नहीं है. ये कोई ऐसा समझौता नहीं है, ये कोई ऐसी साझेदारी नहीं है कि आपस में मिलकर इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया, बोले कि चलो मिलकर एक यूनियन बना लेते हैं, एक संघ बना लेते हैं, डेवलपमेंट के काम करेंगे और जरूरत लगेगी तो हम अलग भी हो सकते हैं. तो ऐसा नहीं है. भारत जो है, भारत है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट है. ये क्या है, ये आपसी समझौते का कोई परिणाम नहीं है. जैसे कि अमेरिका का अगर हम बात करें तो अमेरिका के जो राज्य हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब हम बात करते हैं वो है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का परिसंघ है. वो जो राज्य हैं वो आपस में समझौता किया उन राज्यों ने और उस समझौते के आधार पर एक संघ बनाया. जबकि भारत में ऐसा नहीं है, ये आपसी समझौते का कोई विचार नहीं है. भारत के जो राज्य हैं वो क्या है, वो आपसी समझौते का कोई विचार नहीं है. जबकि अमेरिका में क्या है, आपसी समझौते से उन्होंने एक संघ बनाया है.
भारत के जो राज्य हैं इनके बारे में एक विशेष बात बोली जाती है, ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका क्या मतलब हुआ, इसके क्या मायने हुए? विनाशी राज्यों का मतलब होता है कि जो भारत के अंदर जो राज्य हैं उनकी हम बाउंड्रीज जो हैं, उनकी जो सीमाएं हैं, उनमें परिवर्तन तो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी राज्य क्या नहीं कर सकता, संघ से अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। सो भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। जबकि अमेरिका में क्या है कि वो आपस में समझौते के एक परिणाम है। भारत के जो राज्य हैं, जो भारत का संघ है, वो समझौते का परिणाम नहीं है राज्यों के। अब बात करता है अनुसूची 1। देखिए, जब हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, तब हमने देखा था सूचियों का एक लिस्ट हमने पढ़ी थी। उसमें हमने पहली जो अनुसूची पढ़ी थी, अनुसूची में दिया हुआ था कि राज्यों के नाम और उसके क्षेत्रीय अधिकार। भारत में जो राज्य हैं उनके नाम, कौन कौन से राज्य भारत के अंदर हैं और उनके क्षेत्रीय जो अधिकार क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, इन सारी बातों की जो चर्चा है वो अनुसूची 1 में दी हुई है। अब एक शब्द आपको देखने को मिलता है, ये है भारत का क्षेत्र। भारत का क्षेत्र होने का क्या मतलब है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम इसके बाद में एक वर्ड और देखेंगे, कैसे भारत का क्षेत्र का क्या मतलब है, इसका मीनिंग समझते हैं। भारत का क्षेत्र का मतलब है, ये भारतीय क्षेत्र 3 श्रेणियों में डिवाइडेड है। 3 श्रेणियों में कैसे? भारत के अंदर आने वाले जितने राज्य हैं वो भारत का क्षेत्र हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो भारत का क्षेत्र हैं। और अगर भारत इन फ्यूचर अगर किसी क्षेत्र का अधिग्रहण कर लेता है तो वो भी भारत का क्षेत्र कहलाएगा। तो ये मतलब होता है भारत के क्षेत्र का। अब बात करता है राज्यों का क्षेत्र। देखिए, राज्यों का क्षेत्र का क्या मतलब हुआ। सन 2020 की बात है, उसी का डेटा दिया हुआ है। 2020 में भारत के अंदर 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हो जाते हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के अंदर कौन कौन से 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी बात कर लेते हैं। 2020 के अकॉर्डिंग ये आंकड़ा दिया हुआ है, उसके बाद में कोई इसी तरह का कोई परिवर्तन है नहीं, तो हम 2020 का ही आंकड़ा देख रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे, देखिए 1956। जब आप मैप पढ़ते हैं, भारत का मानचित्र जब आप पढ़ते हैं तो 2 तरह के मानचित्रों का जिक्र होता है। एक होता है फिजिकल मैप और एक होता है पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप जो होता है, जो प्राकृतिक मानचित्र होता है, उसमें आप पढ़ते हैं नदियां, पहाड़, पर्वत, मैदान, इन सारी चीजों के बारे में आप पढ़ते हैं, इन सारी जानकारियों को आप जुटाते हैं। लेकिन जब आप पॉलिटिकल मैप की बात करते हैं, राजनीतिक मैप की बात करते हैं, तो आप उसमें देखते हैं कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं, भारत की सीमाओं के बारे में पढ़ते हैं, कौन सी सीमा किस देश से टच होती है, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं। भारत के अंदर कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सारी जानकारी हमें कहां से मिलती है, पॉलिटिकल मैप से मिलती है। 1956 में भारत का मैप जिस तरह का दिखता था, उस समय अगर आप देखेंगे तो भारत के मैप पे आपको गोवा नहीं दिखेगा, आपको हिमाचल प्रदेश नहीं दिखेगा, हरियाणा नहीं दिखेगा, उत्तराखंड नहीं दिखेगा, आपको झारखंड, छत्तीसगढ़ दिखाई नहीं देगा। उसके बाद भारत का मैप चेंज होना शुरू हुआ। हमने नए नए राज्य, नए नए यूनियन टेरिटरीज, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको एड ऑन करना शुरू किया अपने पॉलिटिकल मैप में। और इस एड ऑन की जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट होती है 1956 से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को हम अपने भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर लेते हैं। 1956 में ही लक्षद्वीप को हम अपना हिस्सा बनाते हैं। 1966 में चंडीगढ़ अस्तित्व में आता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 1962 में, पुदुचेरी भी 1962 में, और 2019 में लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2019 में। उसके बाद 2020 में 2 यूनियन टेरिटरीज को मिला के एक बना देते हैं। वो है, एक है दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, ये दूसरी। तो ये यूनियन टेरिटरीज को हम मिला के बना देते हैं। तो वर्तमान समय की जब हम बात करते हैं तो भारत के अंदर 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश। संघ राज्य क्षेत्र क्या होता है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रण और प्रशासन होता है। संघ राज्य क्षेत्र को ही हम केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं और इन केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, इन्हीं का ही प्रशासन होता है। अब बात करते हैं राज्य के बारे में कि राज्य क्या है।
राज्य संघीय प्रणाली के सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों का वितरण होता है। देखिए संघीय प्रणाली क्या होता है? संघीय प्रणाली का मतलब होता है कि किसी देश में दो स्तरीय सरकार चलती है। एक केंद्र सरकार होती है, वो जो पूरे देश की एक सरकार होती है। दूसरी राज्यों की सरकार होती है, जो राज्यों की अपनी अलग अलग राज्य की एक एक अलग सरकार होती है। तो ये केंद्र राज्य जो है ये संघीय प्रणाली का सदस्य होता है। दोनों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। तो ये होता है राज्य। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन कैसे चलता है? तो सीधे सरकार का, केंद्र सरकार का प्रशासन चलता है केंद्र शासित प्रदेशों में। और जो अधिग्रहित क्षेत्र होते हैं, अगर इन फ्यूचर भारत अगर किसी क्षेत्र को अपना अधिग्रहण में ले लेता है तो क्या होगा? उस राज्य में भी, उस क्षेत्र में भी केंद्र सरकार का ही सीधे सीधे प्रशासन चलेगा। केंद्र शासित सरकार उसको खुद से अपना देखती है, डायरेक्टली अपनी निगाह में उसको रखती है। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स कि वो जो ऐसे कुछ क्षेत्र जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे लेकिन अभी वर्तमान में वो राज्य बन चुके हैं, वो कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, परंतु वर्तमान में जब हम इसको देखते हैं तो ये एक राज्य है। मणिपुर एक राज्य है। त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये सब क्या है? ये अभी वर्तमान में राज्य बन चुके हैं, जबकि पहले ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। अब देखिए राज्यों का संघ, हालांकि हम इसकी बात कर चुके हैं। राज्यों का संघ का क्या मतलब है? यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स का क्या मतलब है? देखिए भारतीय संघ, इंडियन यूनियन, अमेरिकी परिसंघ, फेडरेशन की भांति राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। हमारे जो राज्य हैं वो संघ से अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं, और ना ही ये किसी तरह के कोई राज्यों के बीच समझौते का कोई परिणाम है। जैसे अमेरिका में आपस में राज्यों ने एक समझौता करके एक यूनियन बनाया था। राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए ये दो चीजें हैं, भारत का क्षेत्र और भारतीय संघ। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि भारतीय संघ क्या होता है और भारत का क्षेत्र क्या होता है। आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब हम भारतीय संघ की बात करते हैं, भारतीय संघ की जब हम बात करते हैं तो हम एक्चुअली बात कर रहे होते हैं केवल राज्यों की। भारत के अंदर जितने राज्य हैं केवल हम उनकी बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम भारत के क्षेत्र की बात करते हैं, उसके एरिया की बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं एक्चुअली में भारत के राज्यों की। भारत के अंदर जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, और इसके अलावा भविष्य में अगर कोई भारत की सरकार अगर किसी क्षेत्र को अधिग्रहण कर लेती है तो वो सब क्या कहलाएगा? भारत का क्षेत्र कहलाएगा। दैट मीन्स भारत का क्षेत्र जो है, भारतीय संघ की तुलना में भारत का जो क्षेत्र है वो ज्यादा व्यापक अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसमें न केवल राज्य शामिल हैं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश और वो राज्य भी शामिल हैं जिन्हें भविष्य में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय संघ की, तो भारतीय संघ क्या है? ये भारत का क्षेत्र के सिद्धांत की तुलना में संकीर्ण अवधारणा है, क्योंकि इसमें केवल राज्य शामिल है। ये दोनों आपको समझना बहुत जरूरी है, याद रखना बहुत जरूरी है कि भारत का क्षेत्र की बात कर रहा है, भारतीय संघ की बात कर रहा है। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बारे में, जो 2019 का है। जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन किया गया 2019 में, और जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के अंदर जो विशेष प्रावधान दिए हुए थे वो प्रावधानों को हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला गया हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर का जो अपना एक पर्टिकुलर संविधान था उस संविधान को हटा दिया गया। क्या है इसमें देख लेते हैं कि सन 2019 तक जम्मू और कश्मीर राज्य का अपना संविधान था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 जो इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अब क्या हुआ कि 2019 में राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया और संविधान में संशोधन की बात हुई, और इससे जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था उसको समाप्त कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया 2019 में, और इस अधिनियम में जम्मू और कश्मीर राज्य के दो केंद्र शासित राज्य बना दिए गए। जम्मू और कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया उसको देखते हैं। एक बनाई जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा बनाया लद्दाख। जम्मू और कश्मीर जो केंद्र शासित राज्य है इसके अंदर विधानमंडल है, लेकिन लद्दाख जो केंद्र शासित राज्य है इसके अंदर विधानमंडल नहीं है।
जम्मू और कश्मीर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट? जम्मू और कश्मीर में जो पहले डिस्ट्रिक्ट थे वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट आज भी एज इट इज बना के रखे, लेकिन कारगिल और लद्दाख को अलग दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के एक लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। अब बात करते हैं 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015। ये क्या है? देखिए, 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 ये क्या है? देखिए, ये संबंधित है भारत और बांग्लादेश से। इसमें क्या हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी सहमति से एक भू संधि हुई थी, भूमि के रिगार्डिंग एक संधि हुई थी। वो संधि क्या हुई थी? इन्होंने आपसी समझौते से क्या किया कि जो भूमि है उसका आपसी लेन देन कर लिया, उसको एक्सचेंज कर लिया। भारत को जिस भूमि की आवश्यकता थी वो उसने ले ली बांग्लादेश से, और जिसकी जरूरत बांग्लादेश को थी उन्होंने उसको दे दी। तो बाउंड्री को इस हिसाब से, ताकि प्रशासन की एक सुविधा बनी रहे, उसको एक्सचेंज कर लिया। संशोधन के तहत क्या हुआ कि भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच में हुए समझौते को अनुसरण करते हुए भारत द्वारा शासित प्रदेशों को प्राप्त करने और बांग्लादेश के कुछ प्रदेशों को हस्तांतरण करने का इसमें प्रावधान दिया हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, हुआ कब था? 2015 में। और भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है? ये एक भू संधि हुई थी, भूमि के रिगार्डिंग एक समझौता हुआ था। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश जो है इसमें प्रशासन कैसे चलता है, प्रशासन कैसे काम करता है केंद्र शासित प्रदेशों। केंद्र शासित प्रदेशों के जब प्रशासन की हम बात करते हैं तो ये दिया हुआ है संविधान के भाग 8 में, और अनुच्छेदों की जब बात करें तो ये दिया हुआ है आर्टिकल 239 से 241 तक। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन कैसे चलेगा, इन आर्टिकल्स में इसकी बात की हुई। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से यहाँ प्रशासन होता है। जो यूनियन टेरिटरीज में जो प्रशासन देखता है वो कौन देखता है? राष्ट्रपति एक प्रशासक को नियुक्त कर देते हैं और वो प्रशासक यहाँ का प्रशासन देखता है। प्रशासक राष्ट्रपति का एक एजेंट होता है, ना कि राज्य का प्रमुख। देखिए, जो राज्यपाल होता है वो राज्य का प्रमुख होता है, हालांकि उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है 5 वर्ष के लिए, लेकिन वो राज्य का प्रमुख होता है। जब हम बात करते हैं प्रशासक की, वो प्रशासक जो यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन देखता है, केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन देखता है, तो वो कौन है? वो राज्य का प्रमुख नहीं होता, वो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रमुख नहीं होता, बल्कि वो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है। वहीं हम बात करें उपराज्यपाल की, तो कौन कौन से वो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां उपराज्यपाल बैठते हैं? दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार, जम्मू और कश्मीर, इसके बाद में लद्दाख में भी कौन बैठते हैं? उपराज्यपाल बैठते हैं। प्रशासक भारत में कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज में बैठते हैं? चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप, इन यूनियन टेरिटरीज में प्रशासक रहते हैं। अब दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की क्या खास बात है कि इनमें विधानसभा और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद भी अवेलेबल है। इन तीनों, ये जो तीनों यूनियन टेरिटरीज हैं, यहाँ विधानसभा है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद बनती है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में राज्य विधायिका है। संवर्ती सूची और राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले जो विषय हैं, सार्वजनिक विषय हैं, उन पर तो ये कानून बना सकते हैं। दिल्ली की जो राज्य विधायिका है, ये संवर्ती सूची और राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आने वाले जो सार्वजनिक व्यवस्था के विषय हैं उन पर कानून तो बना सकते हैं, लेकिन दिल्ली की विधानसभा पुलिस और भूमि पर किसी भी तरह का कोई कानून नहीं बना सकती। जम्मू और कश्मीर की विधानसभा की अगर हम बात करें तो ये संवर्ती सूची और राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले जितने विषय हैं उन पर कानून तो बना सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस पर ये कोई कानून नहीं बना सकते। वहीं अगर हम पुदुचेरी की बात करें तो इनकी जो विधानसभा है, जो इनकी विधायिका है, वो संवर्ती सूची और राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले जो विषय हैं उन पर कानून बना सकते हैं। संविधान में अगर देखिए, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर अधिग्रहण होता है किसी क्षेत्र का तो प्रशासन के लिए कोई अलग से प्रावधान बनाया हो, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार का ही वहां पे प्रशासन रहता है। अब हम बात करेंगे कि कानून बनाने के लिए जो संसद की शक्तियां हैं वो कौन कौन सी शक्तियां हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कैसे? देखिए, कानून बनाने के लिए संसद की शक्तियां, देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार,
क्या करती है, जो विषय हैं कानून बनाने के लिए उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमने पढ़ा था जब हम संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो अनुसूची 7 में हमने पढ़ा था संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में, कि ये वो सूचियां हैं जो शक्ति का विभाजन करती हैं, विषयों का विभाजन करती हैं कि किस विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, किस विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो इसमें दिया है कि केंद्र सरकार, देखिए क्या होती है, जो संघ सूची के विषय होते हैं उस पर केंद्र सरकार बनाती है अपने कानून, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और संवर्ती सूची के विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर दोनों एक ही विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना लेते हैं तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। अब हम बात करते हैं कि कानून बनाने के लिए संसद की जो शक्तियां हैं, संसद के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं यूटीज के लिए, राज्यों के लिए, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद 3 सूचियों के लिए किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, राज्य सूची सहित। देखिए राज्य सूची का विषय जो होते हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेशों की बात आती है, क्योंकि केंद्र के अंदर है, डायरेक्टली केंद्र जो है इस पे रूल करता है, सो केंद्र को ये, मतलब संसद को ये अधिकार होता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में वो तीनों सूचियों पे कानून बना सकती है, संघ सूची पर, राज्य सूची पर और संवर्ती सूची पर। ये दिया हुआ है, राज्य सूची पर भी बना सकती है, और यहीं से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन फंसता है, आप इसको याद रखना, क्योंकि राज्य सूची राज्यों का विषय होता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य सूची पर संसद भी कानून बना सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति नियम भी बना सकता है। राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकती है। और ये नियम किसके इक्वल रहेंगे? ये राष्ट्रपति जो नियम बनाते हैं, संसद जो अधिनियम बनाती है और अधिनियम बनाकर विधि को प्रभावी करती है, ये बिल्कुल नियम उसी के इक्वल माने जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही ये प्रभावी होते हैं। संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अगर संसद को ये लगता है कि हमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए एक न्यायालय बना देना चाहिए, तो वो उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ये शक्ति भी संसद के पास है। अब हम बात करेंगे 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के बारे में। 7वां संविधान संशोधन 1956 क्या है? अब बात करेंगे कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के बारे में। इसके तहत सामान्य हित के मामले पर सलाह देने के लिए भारत में जोनल काउंसिल का प्रावधान किया गया है, क्षेत्रीय परिषदों का प्रावधान किया गया है। देखिए अगर राज्यों के बीच किसी तरह का कोई विवाद होता है, उसको सुलझाने के लिए, उनको परामर्श देने के लिए जोनल काउंसिल बनाए गए, ताकि जो प्रशासन है वो सुविधापूर्वक चल सके, काम ठीक से हो सके, और केंद्रीय गृह मंत्री डायरेक्टली इसको वॉच करते हैं, वो इसको देखते हैं। अब हम बात करेंगे दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान। दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान कौन कौन से हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 239 ए दिल्ली के लिए विशेष प्रावधानों का उपबंध करता है। यहां हमें मिल जाएंगे कि दिल्ली के लिए कौन कौन से विशेष प्रावधान दिए हुए हैं। 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है। दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा, सीधे जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं लोग, अभी दिल्ली में चुनाव हुए हैं, और इस 70 सदस्यीय विधानसभा का ये जो 10% है, इसका जो 10% होगा वो 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की भी व्यवस्था की गई है। अब दिल्ली के जो चुनाव होंगे वो कौन कराएगा? दिल्ली के चुनाव कराएगा भारत का चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली के चुनाव कराए जाने का प्रावधान है। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की राय में अगर किसी तरह का कोई अंतर है, दिल्ली में उपराज्यपाल भी है, मुख्यमंत्री भी हैं, अगर इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, राय में कोई अंतर आता है, तो उस मामले को उपराज्यपाल राष्ट्रपति के संज्ञान में लाते हैं। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि बातें नहीं मैच कर पा रही हैं, तो क्या होगा? राष्ट्रपति को अगर ऐसी स्थिति आती है कि जो प्रावधान दिए हुए हैं उस प्रावधान के अकॉर्डिंग जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो नहीं चल रही है,
तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 356 के थ्रू ये राइट मिला हुआ है कि राष्ट्रपति या तो उन प्रावधानों को निलंबित कर दे या फिर आवश्यक या आकस्मिक प्रावधान बना दे। उपराज्यपाल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाने की शक्ति प्राप्त है और अध्यादेश को विधानसभा द्वारा 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाता है, अप्रूव्ड किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसको वापस ले लिया जाएगा, अगर अप्रूव्ड नहीं होता है तो 6 सप्ताह के भीतर। ये वही लाइन दी हुई है, उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों के बीच अगर कोई मतभेद होता है तो ये जो मामला है लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल राष्ट्रपति के संज्ञान में लाते हैं और उनके फैसले के अनुसार ही काम करते हैं। अब है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो परामर्शी समितियां हैं वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो परामर्शी समितियां हैं जो परामर्श देती हैं कि वहां काम कैसे होना चाहिए, प्रशासन कैसे चलना चाहिए, ये है भारत सरकार कार्यवाही आवंटन नियम 1961। इसमें क्या दिया हुआ है, गृह मंत्रालय के अंडर है ये। केंद्र शासित प्रदेशों के कानून, उनके वित्त और बजट से संबंधित जो सभी मामले हैं, मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है। देखिए कोई भी मंत्रालय नोडल मंत्रालय हो सकता है। अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा विषय है जो उस मंत्रालय से संबंधित है तो ये उससे रिलेटेड कानून बना सकते हैं नोडल मंत्रालय के अंतर्गत। सभी जो 5 केंद्र शासित प्रदेश विधायिका के बिना, देखिए कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधायिका नहीं है वो देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली व दमन और दीव दोनों के मिला के एक बना दिया है। लक्षद्वीप और लद्दाख इनमें विधायिका नहीं है। इन केंद्र शासित प्रदेशों में गृह मंत्री सलाहकार समिति, होम मिनिस्टर्स, इन केंद्र शासित प्रदेशों में गृह मंत्री सलाहकार समिति, होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी काम करती है। प्रशासनिक सलाहकार समिति एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी का एक फोरम है। गृह मंत्री सलाहकार समिति जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री और प्रशासनिक सलाहकार समिति इसकी अध्यक्षता करते हैं, जो अध्यक्षता केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जो प्रशासक होता है उसके द्वारा की जाती है। आगे बात करते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? राज्य जो है केंद्र के साथ संबंध इसका संघीय है, ये एकात्मक संबंध होता है। राज्य में शक्तियों को केंद्र के साथ साझा वितरण करते हैं। इनका जो केंद्र शासित प्रदेश है इनका प्रशासन और नियंत्रण सीधे केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य स्वायत्तता रखते हैं, ये स्वायत्त नहीं होते हैं। राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता होती है, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता नहीं होती है। राज्य कार्यकारी प्रमुख जो होता है इसका वो राज्यपाल होता है और केंद्र शासित प्रदेशों का जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो प्रशासक, उपराज्यपाल और मुख्य आयुक्त होते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जब भी प्रशासनिक केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ प्रशासक राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है। राज्य संसद अति विशिष्ट परिस्थितियों में छोड़कर राज्य से संबंधित राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती। अति विशिष्ट परिस्थितियों में बना सकती है, वैसे नहीं बना सकती। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में संसद केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित राज्य सूची के अंतर्गत जितनी भी 3 सूचियां हैं उन सभी में जितने विषय हैं उन पर कानून बनाती है। सो गाइस, दिस इज द क्लास। हमने पढ़ा संघ और उसके क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए कोजेंट IAS के साथ। थैंक यू सो मच।